हिंदी में एक बहुत ही फेमस कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और आज हम जिस टीम का प्रीव्यू करने वाले हैं उसके ऊपर ये कहावत बहुत ही सटीक फिट होती है, स्पेशली अगर हम बात करें मेजर टूर्नामेंट्स का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फुटबॉल यूनाइटेड में। और आज हम बात करेंगे इंग्लैंड की। तो अगर इंग्लैंड की बात करें तो दिस इज़ अ फुटबॉल पावर हाउस। ये वो कंट्री है जहाँ से फ़ुटबॉल की शुरुआत हुई थी, जिसने फ़ुटबॉल को एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर स्पोर्ट्स बनाया। और इस समय करेंटली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की जो सबसे पॉपुलर फुटबॉल लीग है वो भी इंग्लैंड में ही है, द इंग्लिश प्रीमियर लीग। इंग्लैंड ने अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम प्रोड्यूस किया है। और अगर फुटबॉल कल्चर की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इससे बेटर कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ही किसी और कंट्री में हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। इनफैक्ट अगर हम मेजर टूर्नामेंट्स की ही बात करें तो पिछले 60 साल से इंग्लैंड ने कोई भी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता है। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो इंग्लैंड ने अभी तक 17 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ पहले के 3 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1950 में पहली बार वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था और 1966 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, जब बॉबी चार्ल्टन ने फेमसली हैट्रिक लगाया था। ये 2 बार सेमीफाइनलिस्ट रहे हैं, 1990 और 2018 में, और 7 बार क्वार्टर फाइनलिस्ट भी रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इंग्लैंड की इतिहास पे नज़र डालें तो फीफा वर्ल्ड कप्स मोस्टली उनके लिए डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा था उनके लिए 2006 का वर्ल्ड कप, जो कि जर्मनी में खेला गया था। और इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की फेमस गोल्डन जनरेशन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो उस वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जा पाए थे। पोर्चुगल से पेनल्टीज़ में हार के बाहर हो गए थे, और फॉर ईयर्स पेनल्टीज़ इनके लिए एक बहुत ही मेजर डीमन रहा है, जो कि समवट बेटर हुआ है जब से गैरेथ साउथगेट इंग्लैंड के मैनेजर बने। और इंग्लैंड का रिकॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप में और ओवरऑल मेजर टूर्नामेंट्स में इम्प्रूव हुआ। 2018 में वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे और 2022 में भी वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। इंग्लैंड को करेंटली मैनेज करते हैं थॉमस टुकल, जो कि इस समय वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं अगर क्लब लेवल पे बात की जाए। थॉमस टुकल इज़ अ विनर, जो चैम्पियंस लीग और लीग जैसे टाइटल्स जीत चुके हैं। और वो इंग्लैंड को यूरो 2024 के बाद से मैनेज कर रहे हैं। और उनके अंदर अगर इंग्लैंड के परफॉर्मेंसेस पे नज़र डालें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रहा है। इट्स बीन अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स बैग। परफॉर्मेंसेस काफ़ी अप एंड डाउन रहे हैं, और थॉमस टुकल ने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस भी किए हैं अपनी टीम में। एक तरह से उन्होंने बहुत कोशिश की है एक बैलेंस्ड स्क्वाड बनाने की, और इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स को मौके भी दिए हैं। और इस वर्ल्ड कप में भी अगर आप इंग्लैंड के स्क्वाड पे नज़र डालें तो जब इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो ज़्यादा बात ये नहीं हो रही थी कि कौन से प्लेयर इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, बल्कि बात ये ज़्यादा हो रही थी कि कौन से प्लेयर इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो हम भी पहले कुछ ऐसे प्लेयर्स पर नज़र डाल लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटेबल एमिशंस थे। और इसमें हैरी मैग्वायर, लूक शॉ, कोल पाल्मर, फिल फोडेन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, लुइस हॉल जैसे प्लेयर्स थे। इनमें से कुछ सिलेक्शंस से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे 1-2 सिलेक्शंस ऐसे लगते हैं जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, स्पेशली हैरी मैग्वायर को सेलेक्ट नहीं करना। अगर हम बात करें तो हैरी मैग्वायर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उन्होंने एक तरह से अपना कैरियर रिवाइव किया है, लेकिन इंग्लैंड के लिए वो हमेशा से ही एक स्टॉलवर्ट रहे हैं। और उनका इस टीम में नहीं होना मुझे लगता है टीम के लिए एक मेजर मिस होगा। इसके अलावा लुइस हॉल का एक बहुत ही बेहतरीन सीज़न रहा न्यूकासल यूनाइटेड के साथ, इसके बावजूद भी वो उस टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। इवन दो इंग्लैंड के पास लेफ़्ट बैक्स ज़्यादा नहीं हैं, और जो लेफ़्ट बैक थॉमस टुकल इस वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं वो प्रॉपर लेफ़्ट बैक भी नहीं है। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड पे। तो अगर इंग्लैंड की स्क्वाड पे नज़र डालें तो उनके मेन गोलकीपर होंगे जॉर्डन पिकफोर्ड। डिफेंस में उनके पास रीस जेम्स हैं, लिब्रामेंटो, जेट स्पेंस, मार्क गेही, जॉन स्टोन्स जैसे प्लेयर हैं। मिडफील्ड में डेक्लन राइस, एलियट एंडरसन, कोबी मेनू, जूड बेलिंगम,
जैसे प्लेयर्स हैं, और अटैक में बुकायो साका, माडुएके, रैशफोर्ड, हैरी केन जैसे प्लेयर्स हैं। सो ओवरऑल अगर इंग्लैंड के स्क्वाड पे नज़र डालें तो काफ़ी सारे बड़े नाम इस टीम में भी मौजूद हैं। स्पेशली अगर मिडफील्ड की बात करें तो इसमें हर प्रोफाइल का मिडफील्डर मौजूद है। एलीट डीएम्स, एलीट अटैकिंग मिडफील्डर्स और गुड कंट्रोलर्स इन द मिडफील्ड, समवन लाइक कोबी मेनू भी हैं। और अटैक की बात करें तो यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार फिर से हैरी केन के ऊपर ही होगी, क्योंकि हैरी केन का भी ये शायद आखिरी वर्ल्ड कप साबित हो सकता है। इवन तो अगर वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट भी करते हैं तो वो हैरी केन नहीं होंगे जो कि इस समय जिस फॉर्म में वो खेल रहे हैं। तो इंग्लैंड का ओवरऑल स्क्वाड काफ़ी बैलेंस्ड है, इवन तो काफ़ी नोटेबल ओमिशंस हैं, और ये टीम देखने में अच्छी तो लग रही है ऑन पेपर। अब अगर बात इस टीम के मेजर स्टार्स की या डिफरेंस मेकर्स की करें तो उसमें सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है हैरी केन का। हैरी केन करेंटली 32 इयर्स के हैं और इस समय बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं। और इवन दो ही इज़ इन हिज 30s, हैरी केन इज़ एट द पीक ऑफ हिज पावर्स। हैरी केन के साथ सबसे स्पेशल बात यह है कि ही इज़ सो टेक्निकली गिफ्टेड एंड ही सो इंटेलिजेंट। एज के साथ भले ही उनकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उससे उनके गेम पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, जो कि नॉर्मली स्ट्राइकर्स के साथ होता है। हैरी केन का अगर हम रिकॉर्ड देखें स्पेशली बायर्न के लिए तो ये रिकॉर्ड रिडिकुलस रहा है। सिर्फ इस सीज़न बायर्न म्यूनिख के लिए उन्होंने 56 मैचों में 64 गोल और 8 असिस्ट दिए हैं। जैसे बुंदेसलीगा में 31 मैचेस में 36 गोल्स हैं। एंड आई नो कि बुंदेसलीगा कंपैरेटिवली ईजियर लीग है प्रीमियर लीग और ला लीगा के कंपेयर में, बट स्टिल दीज नंबर्स आर एब्सोल्युटली रिडिकुलस। इवन अगर इंग्लैंड के लिए भी हैरी केन का रिकॉर्ड देखें तो वो उनके ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं और 112 मैचों में 78 गोल्स स्कोर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है। इवन तो हैरी केन ने लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्रूशल पेनल्टी मिस किया था, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ, लेकिन हैरी केन इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होने वाले, स्पेशली उनकी एबिलिटी टू प्ले एज लाइक अ 9.5, जो कि डीप जाके एक प्ले मेकर की तरह भी खेल सकते हैं, समथिंग दैट कुड अनलीश प्लेयर्स लाइक मार्कस रैशफोर्ड एंड बुकायो साका। ही कैन इंटरचेंज विद द मिडफील्डर्स एज वेल। साथ ही वो एक तरह की पोचिंग भी कर सकते हैं और पेनल्टीज़ में भी वो जनरली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हैरी केन के बाद अगर हम दूसरे प्लेयर की बात करें तो वो होंगे मेरे हिसाब से डेक्लन राइस। डेक्लन राइस अभी आर्सेनल के साथ एक बहुत ही इनक्रेडिबल सीज़न के बाद वापस आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रीमियर लीग जीता और चैम्पियंस लीग के फाइनल तक पहुँचे। और इस आर्सेनल की टीम में अगर डेविड राया के बाद अगर कोई प्लेयर जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मुझे तो वो डेक्लन राइस ही थे। डेक्लन राइस इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन यूरोप राइट नाउ, जो कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो एज ए बॉक्स टू बॉक्स भी खेल सकते हैं। राइस हैज़ एन अनबिलीवेबल इंजन जो अप एंड डाउन करते हैं। ही कैन स्कोर सम बिग गोल जो उन्होंने चैम्पियंस लीग में भी दिखाया था, एंड ही कैन बी वेरी वेरी गुड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द सेंटर बैक्स। तो डेक्लन राइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंग्लैंड के लिए, और ऑलरेडी वो इंग्लैंड के एक रेगुलर स्टार्टर हैं और इस मिडफील्ड के मेन प्लेयर हैं। डेक्लन राइस के बाद अगर बात करें तो जो तीसरे प्लेयर जो मुझे इंग्लैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हैं जॉर्डन पिकफोर्ड। ये मैंने शुरू में बताया था कि इंग्लैंड के लिए पेनल्टीज़ एक बहुत ही मेजर डीमन रहे हैं वर्ल्ड कप्स में और इवन यूरोज़ में भी, और वो समवॉट बेटर हुआ है जब से जॉर्डन पिकफोर्ड इनकी टीम के गोलकीपर बने हैं। पिकफोर्ड मे नॉट बी एन एलीट गोलकीपर और उनका ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता है। आई थिंक हिज इंग्लैंड करियर इज़ मैसिवली अंडररेटेड। इवन अगर उनका परफॉर्मेंस हम 2021 की यूरो के फाइनल में भी देखें तो वो वॉज इनक्रेडिबल। और इंग्लैंड वो यूरो सिर्फ पेनल्टीज़ में इसलिए हारी थी क्योंकि 3 प्लेयर्स ने लगातार पेनल्टी मिस कर दी, लेकिन पिकफोर्ड के परफॉर्मेंस उस पेनल्टी शूट आउट में भी हेरोइक से कम नहीं था। तो पिकफोर्ड कंसिस्टेंटली इंग्लैंड के लिए एक रिलायबल गोलकीपर रहे हैं, एंड देयर इज़ द रीज़न वाई, चाहे वो गैरेथ साउथगेट हो या उसके बाद थॉमस टुकल आए हैं, इंग्लैंड के गोलकीपर के पोजीशन को लेकर कोई डाउट किसी के भी मन में नहीं है। तो पिकफोर्ड अगेन इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जो कि थोड़ा डिफेंसिव फुटबॉल खेलेगी और मुझे लगता है इनके 1-2 मैचेस पेनल्टीज़ तक भी जा सकते हैं।
अब अगर इंग्लैंड की टीम की स्ट्रेंथ पे नज़र डालें तो मुझे इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है मिडफील्ड में। आई थिंक अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्ड्स इन दिस टूर्नामेंट, जहाँ पे इनके पास एलीट डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं, बॉल कंट्रोलर्स हैं मिडफील्ड में, और एलीट अटैकिंग मिडफील्डर्स भी हैं। अगर डीएम्स की बात करें तो इनके पास डेक्लन राइस और एलियट एंडरसन जैसे प्लेयर हैं। कोबी मेनू इज़ समवन हु कैन कंट्रोल द मिडफील्ड, पोजीशन बेस्ड। और अगर अटैक की बात करें तो अटैकिंग मिडफील्डर्स में इनके पास जूड बेलिंगम, मॉर्गन रॉजर्स और एबरेची एजे जैसे प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है फ्रांस के बाद इतनी एलीट लेवल के अटैकिंग मिडफील्डर्स सिर्फ इंग्लैंड के पास ही हैं। तो अगर टूकल एक प्रॉपर सिस्टम डिप्लॉय करते हैं जिसमें इन मिडफील्डर्स का बेस्ट निकाल पाएँ, तो मुझे लगता है कि ये मिडफील्ड किसी भी टीम के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि थॉमस टूकल क्या उस तरीके का सिस्टम डिवाइस कर पाएंगे, या फिर ये भी एक मेजर मिडफील्ड कॉन्ट्रैक्ट बन के रह जाएगा, जो कि 2006 में भी हुआ था। मिडफील्ड के अलावा हैरी केन का होना भी इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। हैरी केन इज़ करेंटली इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट और मे बी द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, और उनका होना भी एक मेजर स्ट्रेंथ है। वीकनेस की बात करें तो इंग्लैंड की टीम में मुझे 2 वीकनेसेस लग रही हैं। पहली ये है कि इनकी डिफेंस में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, और इवन जो इनके पास प्लेयर्स भी हैं वो बहुत एलीट लेवल के नहीं हैं। और आई नो दे कैन डू अ जॉब, लेकिन जहाँ पे उनका मुकाबला किसी टॉप टीम से होगा तो वहाँ पे ये डिफेंस शायद कमज़ोर साबित हो सकता है। रीस जेम्स मेजरली अनफिट रहे हैं इस सीज़न में। निको राइली और जेट स्पेंस को टूर्नामेंट एक्सपीरियंस नहीं है, और मार्क गेही एक स्टेबल डिफेंडर तो हैं, लेकिन वो भी अभी इंग्लैंड के सेटअप में काफ़ी नए हैं, जबकि जॉन स्टोन्स की फ़िटनेस को लेकर भी मेजर डाउट है। तो अगर रीस जेम्स और जॉन स्टोन्स जैसे प्लेयर फिट रहते हैं तो शायद वो इस टीम की डिफेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पूरी तरह फिट नहीं हुए तो इंग्लैंड को इस एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास एलीट फुल बैक्स नहीं है, इसीलिए मुझे लुइस हॉल का ओमिशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। एक और इशू जो मुझे इस टीम के साथ लग रहा है वो ये है कि इनके विंगर्स इस समय काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म है। राशफोर्ड का एक डिसेंट सीज़न रहा बार्सिलोना के साथ, लेकिन अगर एंटनी गॉर्डन, बुकायो साका, नोनी माडुएकी की बात करें तो नन ऑफ देम आर इन गुड फॉर्म। उनके अगर आप क्लब नंबर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। बुकायो साका ने इस सीज़न में सिर्फ 7 गोल मारे हैं, बल्कि नोनी माडुएकी का रिकॉर्ड उससे भी ज़्यादा ख़राब रहा है। अगर मैं इंग्लैंड के विंगर्स का कंपैरिजन अगर कई सारे अदर एलीट टीमों के विंगर्स और अटैकर से करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इंग्लैंड की टीम थोड़ी वीक ज़रूर नज़र आती है। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट और प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये इंग्लैंड की टीम कुछ एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा वीक भी है। तो एक ओवरऑल बैलेंस लैक करती है, जो कि फ्रांस की टीम में है, जो कि अर्जेंटीना जैसी टीम में है, और इवन स्पेन की टीम में भी है अगर उनके सारे प्लेयर्स फिट रहे हैं तो। और ये लैक ऑफ बैलेंस इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस वर्ल्ड कप में। लेकिन ये टीम निश्चित रूप से रिलाई करेगी थॉमस टुकल की एक्सपर्टीज़ पे, क्योंकि थॉमस टुकल इज़ एन एलीट टूर्नामेंट मैनेजर, और अगर वो कुछ ऐसा स्पेशल सिस्टम डिवाइस करें, कुछ ऐसा स्पेशल करें, तो ज़रूर इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में आगे जा सकती है। लेकिन अगर मैं अभी देखूं तो मैं इंग्लैंड को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये टीम क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जा पाएगी, और अगर उससे ज़्यादा आगे जाती है तो मैं थोड़ा सरप्राइज ज़रूर होऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।